नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। प्रदेश में मखाना की खेती का रकबा बढ़ेगी किसान भाइयों की आमदनी। ठंड के मौसम में मछलियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। पावर वीडर खरपतवार प्रबंधन के लिए है कारगर कृषि यंत्र। किसान भाइयों, फिलहाल ऐसे फसलों पर केंद्र एवं राज्य सरकार फोकस कर रही है जो जलवायु परिवर्तन के असर से काफी हद तक बची रह सकती है। ऐसी ही एक फसल है मखाना। मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद मखाना की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिहार में मखाना की खेती के क्षेत्र विस्तार की जरूरत है। क्षेत्र विस्तार के साथ ही मखाना के उत्पादन में वृद्धि, किसानों की समृद्धि, किसानों को अनुदान सहित बाजार लिंकेज उपलब्ध कराने और मखाना की पौष्टिकता से जन जन को जागरूक करने के उद्देश्य से बीते दिनों राजधानी पटना में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बिहार के कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगला राय ने मखाना उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और तकनीकों पर विशेष जोर दिया। उत्पादन से उपभोग की कड़ी में डाइवर्सिफाइड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जितने ज्यादा आप बनाओगे और जितने उसके बारे में अवेयरनेस आप क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पॉकेट में आएगा। प्राइमरी प्रोड्यूस जो मखाना का है, दुनिया का नियम है कि प्राइमरी प्रोड्यूस पर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी को अगर डिपेंड करेंगे तो वो वायबल बहुत मुश्किल से होगा। किसान भाइयों, आप सब्जियां तो उगाते ही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सब्जी पर आपका ध्यान थोड़ा कम जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेम की सब्जी। अपने पौष्टिक गुणों एवं भरपूर आयरन के कारण सेम की सब्जी धीरे धीरे काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी बाजार मांग भी बढ़ती जा रही है। मौसम सब्जियों का है। ऐसे मौसम में खेत पटे होते हैं फूल गोभी, बंधा गोभी, आलू जैसी सब्जियों से। सेम भी मिनरल, विटामिन और वैसे ही पोषक तत्वों से भरा होता है जो शरीर को चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सेम दलहन फसलों की तरह मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु राइजोबियम से युक्त है, जो मिट्टी की सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। सेम की सब्जी की खेती में रख रखाव पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं देना होता है। सेम की सब्जी को बहुत खाद पानी की भी दरकार नहीं होती है। सारांश ये है कि सेम की सब्जी की खेती कम लागत और ज़्यादा मुनाफा के कारण एक अच्छी खेती मानी जाती है। किसान भाइयों, बिना खेत की खेती मशरूम से आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। वैशाली जिले के रामपुर पढ़ेरा गांव के किसान मुकेश कुमार मिश्रा पिछले 5-6 वर्षों से ऐसा ही कर रहे हैं। मुकेश मशरूम की मौसमी खेती करते हैं। अभी जाड़े के समय में बटन और ऑयस्टर मशरूम को गर्मी में मिल्की मशरूम। आप मौसमी मशरूम अपने घर के किसी कमरे में भी उगा सकते हैं और मशरूम की खेती आप भी छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुवाई के बाद खेत की निराई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन काफी परिश्रम का काम होता है, जो खेती की लागत बढ़ा देता है। पावर वीडर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो निकाई गुड़ाई में किसान भाइयों का समय, श्रम और लागत तीनों बचाता है। खेती में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। खरपतवार की मौजूदगी फसलों की बढ़ोतरी को प्रभावित करती है। साथ ही खरपतवार प्रबंधन में किसानों को अधिक मेहनत भी लगती है। ऐसे में पावर वीडर मुख्यतः खेत की निराई गुड़ाई करने के साथ साथ खरपतवार को काटकर मिट्टी में ही मिला देता है, जो खाद बनकर अगली फसल की वृद्धि में सहयोग देता है। पावर वीडर कृषि यंत्र खेतों में मिट्टी चढ़ाने का काम भी आसानी से कर देता है। गन्ना, कपास, मक्का, धान, गेहूं आदि फसलों के लिए पावर वीडर कृषि यंत्र काफ़ी कारगर है। फसलों के बीच जहां ट्रैक्टर नहीं जा पाता, वहां पावर वीडर बड़ी कुशलता से अपना काम कर लेता है। मत्स्य पालक किसान भाइयों, मछलियों के लिए ठंड का मौसम थोड़ा कष्टकारक होता है, क्योंकि वातावरण में धूप की कमी के कारण तापमान भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और मछलियों में हलचल भी कम हो जाती है। ऐसे में उनको दिए जाने वाले आहार की मात्रा लगभग आधी कर देनी चाहिए। खाद भी
ठंड में बंद कर दे। बचा आहर तालाब में ही सड़ता रहता है, जिससे ऑक्सीजन के लेवल में और कमी आ जाती है। खासकर फंगेसियस मछली के प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मछली ठंड में मर भी जाती है। फंगेसियस मछली के मामले में आप तालाब का 40% पानी बदल दिया करें। आइए एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। खाद्यान्नों के ताज़ा भाव के लिए अब आपको लिए चलते हैं पाटना के बाकरगंज अनाज मंडी। लोकल गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बासमती चावल 9000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और अपनी खेती का खाका खींचिए। सुबह में कोहरा छाया रहेगा। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। आसमान बादलों से घिरा रहेगा। धूप निकलने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। संभावित शीतलहर को देखते हुए राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। पशुपालक किसान भाई ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क से अपने पशुओं को बचाने के लिए रात में पशु आवास को जूट के बोरे से घेर दें। छोटे पशुओं को विशेषकर ढक कर रखें। पशुओं के बैठने के लिए सूखे भूसे की व्यवस्था भी कर लें। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है।
जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत की तमाम हलचलों को, खबरें यानी मंडी भाव, सफलता, उपकरण और साथ ही सबसे जरूरी मौसम संबंधी समाचार। नमस्कार, मैं पूनम आप तमाम अन्नदाता किसान भाइयों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप तमाम अन्नदाता किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है और फसल के लिए सबसे जरूरी होता है उर्वरक का प्रयोग। तो क्या है उर्वरक का प्रयोग, कैसे करेंगे इसका प्रबंधन, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK द्विवेदी जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी रबी, दलहनी और तिलहनी फसलों को लगाने का समय है। कुछ किसान भाई लगा भी चुके होंगे, कुछ आगे तैयारी कर रहे होंगे। रबी, दलहनी और तिलहनी फसलों में खाद और उर्वरकों के प्रयोग का बहुत महत्व है। अगर आप उसका वैज्ञानिक के बताए नियम के अनुसार अगर प्रयोग करेंगे तो ना सिर्फ अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, बल्कि आपकी बचत भी ज़्यादा होगी। तो रबी फसलों में उर्वरक के प्रयोग कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर के प्रभारी और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अभी जो मुख्य रबी, दलहनी और तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं जिसका किसान भाई अपने खेतों पे खेती कर रहे हैं। रबी के समय में जो तिलहन की जो फसल है, मुख्य रूप से सरसों ज़्यादा लगाई जाती है। कहीं कहीं पर लोग सूरजमुखी की भी खेती करते हैं, लेकिन ये छिटपुट है। ज़्यादा जो मुख्य फसल है हमारी वो तिलहन की, वो सरसों ही है। सरसों में भी एक काली सरसों होती है और एक पीली सरसों होती है। ये 2 सरसों की खेती होती है। कहीं कहीं पर कुसुम की भी खेती कुछ लोग करते हैं। तो ये फसलें हमारी हैं। और जहाँ तक तिलहन के बाद दलहन का सवाल है, तो दलहन में हमारे यहाँ जो मुख्य फसल है वो है चना, मसूर, खेसारी के भी कुछ अच्छी प्रभेद आ गए हैं, तो खेसारी की भी खेती हमारे यहाँ होनी शुरू हो गई है। तो ये 2 मुख्य जो फसलें हैं हमारी इस मौसम में लगाई जाती हैं, जिसको कि अधिकांश पूरे राज्य में कह सकते हैं कि इनकी खेती होती है। जो किसान भाई सरसों की खेती करना चाहते हैं, खेतों में कुछ अगर बो भी दिए हैं, बुआई कर दिए हैं और अभी तक उर्वरक का प्रयोग नहीं किए हैं, तो वो क्या करें? और जो करने वाले हैं, जो खेती शुरू करने वाले हैं, वो उसके पहले उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करें? देखिए, जो सरसों की जो खेती की बात आपने कही कि सरसों यहाँ की मुख्य फसल है निश्चित रूप से। और सरसों में 2 इशू आते हैं। पहला तो कि उसमें दाने पुष्ट होने चाहिए और उसमें तेल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो दाने की पुष्टता हमें चाहिए और सरसों में तेल भी अच्छा चाहिए। तो हमें अपने सरसों के फसल में मुख्य रूप से पोटास का प्रयोग निश्चित करना चाहिए। और पोटास की जो मात्रा होती है वो 1 एकड़ में कम से कम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ होनी चाहिए। और जहाँ तक सल्फर यानी गंधक का सवाल है, तो अगर खेत हमारे ज़्यादा सूखे हुए हैं तो हमें चूर्ण पाउडर सल्फर का प्रयोग करना चाहिए और इसकी मात्रा होती है कम से कम 3 किलोग्राम प्रति एकड़। जिन लोगों ने अपनी फसल लगा दी है और इसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, जिसकी की संभावना ज़्यादा है, वैसी परिस्थिति में वो जो पहला पानी का जो प्रयोग हम करते हैं 25 दिनों पर करते हैं, तो उस समय में हम यूरिया का उपरिवेशन करते हैं और उसी के साथ में इस पोटास और सल्फर का भी हम प्रयोग कर देंगे। तो तरल उर्वरक जो है, जो सूखा उर्वरक से दानेदार उर्वरक से कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, या दोनों में किसान भाई किसको प्रयोग करना अच्छा रहेगा किसान भाइयों के लिए? जी, आपने बड़े अच्छा सवाल किया कि तरल उर्वरक 2 तरह के हैं। पहला तरल उर्वरक हमारा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं जैव उर्वरक, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास
तीनों को पौधे को आपूर्ति करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं। इसका कंसोर्टिया आता है और इसका जो प्रयोग करते हैं हम औसतन 1 एकड़ के लिए 1 लीटर, अगर तीनों है मतलब एनपीके का अगर जैव उर्वरक है तो इसको हम कंपोस्ट में मिला करके अपने खेतों में हम प्रयोग कर देते हैं। अगर हम बीज का चाहें तो बीज का भी उपचार करके इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजोपचार में 1 एकड़ के लिए मात्र 250 मिलीलीटर तरल उर्वरक की आवश्यकता होती है। एक दूसरा तरल उर्वरक भी आया है जिसको कि कहा जाता है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी। ये अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आना शुरू हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में पूर्णतया जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मेरा आपको सुझाव होगा कि अगर नैनो यूरिया का आपको इस्तेमाल करना है तो नैनो यूरिया आप जब पहली बार अपनी फसल की जो खेतों की तैयारी करते हैं उसमें यूरिया का प्रयोग करें। फिर 25 दिनों पर सरसों की फसल में अगर आपने दोबारा पानी दिया और पानी के साथ में उर्वरक का प्रयोग किया तो उसमें भी आप यूरिया का ही प्रयोग करेंगे। और तीसरी बार जब 50 दिनों पर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर यूरिया का प्रयोग नहीं करके आधा लीटर 1 एकड़ में आप नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक और तरल उर्वरक आया है जिसका कि नाम है तरल यानी कि नैनो डीएपी। नैनो डीएपी के साथ भी वही मामला है कि आप उसका बीजोपचार में प्रयोग कर सकते हैं। नैनो यूरिया का प्रयोग बीजोपचार में नहीं करते हैं, लेकिन नैनो डीएपी का प्रयोग हम बीजोपचार में करते हैं। 4 से 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज में हम इसका उपचार करते हैं। तो आधा लीटर अगर हमारे पास नैनो यूरिया है तो उसमें से हम बीजोपचार कर लेंगे और जो शेष मात्रा होगी उसको हम खड़ी फसल में 20 से 25 दिनों के बाद हम इसका पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे। जहां तक बेहतर रिजल्ट की बात हम करें, परिणाम अच्छे आवे, इसके लिए अगर हम तरल उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में एक उर्वरक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीके, जल में घुलनशील उर्वरक होता है। तो अगर इसकी 1 किलोग्राम मात्रा हम शुरुआती दौर में मतलब के पौधा लगाने के 40 से 50 दिनों के अंदर में इसका अगर हम प्रयोग कर दें और फिर 2 किलो की मात्रा उसके 20 दिनों के बाद करें तो इससे पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा और उसमें जो फल होंगे, उसमें जो दाने आएंगे वो काफी पुष्ट होंगे और उनमें सब कुछ बड़ा संतुलित मिलने के कारण उनका जो तेल वगैरह का प्रतिशत होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, रबी तिलहनी में उर्वरक प्रबंधन के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब आते हैं रबी दलहनी फसलों में, तो उसमें उर्वरक प्रबंधन कैसा होगा उसके बारे में आप किसान भाइयों को बता दें। दलहनी फसलों में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है तो दलहनी फसल में चूंकि सूखी खेती होती है इसलिए खेत के तैयारी के समय में ही हम उसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं और उसमें हम लगभग 40 से 50 किलोग्राम डीएपी और उसके साथ में हम पोटास का भी प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। सल्फर का भी हम तिलहन की तरह से ही प्रयोग करेंगे। एक बात इसमें महत्वपूर्ण होती है कि उसमें फूल जो है अच्छे आवे और उनमें परागण अच्छा हो, दाने अच्छे लगे। इसके लिए एक पोषक तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका नाम है बोरन। हमको डीएपी और पोटास के अतिरिक्त जब फसल की बढ़वार हो जाए 40-50 दिन की हो जाए तो 250 ग्राम 20% का जो बोरन आता है उसका पानी में घोल बना करके अगर हम अपने दलहनी फसलों में, चाहे वो चने की फसल हो, मसूर की फसल हो या जो भी फसल हम लगाए हुए हैं उसमें हम लेथाइरस हो यानी कि हमारा जिसको हम कहते हैं खेसारी, उस पर हम इसका अगर छिड़काव करते हैं तो उसमें दानों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और दानों की प्रति जो फलियां जो दानों की संख्या होगी उसमें भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और एक बात और है कि कई बार ये फसल जो है थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो बढ़वार की अवस्था में हम इसमें पोटास का जो होता है हमारा पोटास और फास्फेट का मिला हुआ एक पानी में घुलनशील उर्वरक आता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इससे हमारी बढ़वार कम होती है और इनका विकास कम होने से इनमें पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा रबी दलहनी और तिलहनी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगले अंक पर फिर आएंगे ढेर सारी नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला, वहाँ लगा है कृषि प्रदर्शनी। जी हाँ, कृषि प्रदर्शनी में क्या रहा खास, क्या ज़रूरी है और सरकार की क्या नवीनतम योजनाएं हैं, इस सब से जुड़ी जानकारी आपके लिए टीवी रिपोर्ट के माध्यम से। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला प्राचीन परंपराओं और सामर्थ्य के साथ किसानों को नई तकनीक से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन गया है।
बदलते वक्त के साथ इस पौराणिक पशु मेला के परिसर में बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की योजनाओं की प्रदर्शनी भी आयोजित हो रही है, जिसे देखने बड़ी संख्या में किसान बड़े उत्साह से आते हैं। बीते 4 दिसंबर को बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत विभागीय अधिकारियों के साथ सोनपुर मेले में पधारे और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए हर संभव उपाय कर रही है। सोनपुर मेले में लगाई गई यह कृषि प्रदर्शनी इसका प्रमाण है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रकृति ने बिहार को उपजाऊ मिट्टी का वरदान दिया है, जो बागवानी तथा औषधीय पौधों सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को संभव बना रहा है। लेकिन चिंता इस बात की है कि सरकार द्वारा फसल अवशेषों को खेतों में नहीं जलाने की लगातार अपील के बावजूद कुछ किसान ऐसा कर उपजाऊ मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति का नामो निशान मिटने के लिए हम दाह संस्कार करते हैं, तो जब खेत में आप आग लगाते हैं तो यह तय मानिए कि आप अपनी जमीन का दाह संस्कार कर दिया, कोई उपज का आशा मत रखिए। भला बताइए मैंने कैसे सोच लेता है किसान की खेत में आग लगा दे, उससे आपको फायदा नहीं नुकसान ही है। पूरी उसकी अपनी जितनी आपकी संपत्ति थी उसके अस्तित्व मिटा दिया। कृषि प्रदर्शनी में कृषि विभाग के निदेशक आलोक रंजन घोष ने किसानों से फसल लगाने के पहले मिट्टी जांच की अनिवार्यता पर बल देते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के निमित्त कई विशेष योजनाएं लाई गई हैं और नए क्षेत्रों में नए जो हमारे फसल है उसका हम लोग प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ किसानों की आमदनी में विस्तार हो बल्कि वैसे फसल किसान लगाए जो इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन के बाद भी खड़े रहें और उससे उत्पादन हम लोग प्राप्त कर सकें। उद्यान निदेशालय के निदेशक अभिषेक कुमार ने कहा कि जमाना तकनीक का है, खेती भी तकनीक की खेती हो गई है। कृषि तकनीक के विस्तार से ही खेती मुनाफे की खेती बन सकती है। पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी और अंतर्वर्ती खेती को अपनाना किसानों के लिए बेहद जरूरी हो गया है। कृषि में जो लाभ प्राप्त करने की एक सीमा है, अगर आप धान और गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें आपको जो लाभ प्राप्त होता है उसकी एक सीमा होती है, लेकिन कैसे हम अपनी आय को, हमारे किसान बंधु कैसे अपनी आय को और बेहतर कर सकते हैं कृषि के माध्यम से, तो हमें बागवानी की तरफ जाना होगा। कृषि प्रदर्शनी में जलवायु परिवर्तन से उबरते हुए खेती को आगे बढ़ाने के प्रयासों की प्रदर्शनी थी। यहाँ मिट्टी भी थी, मिट्टी में खड़ी फसलें थीं, फसलों की सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रदर्शन था, उन्नत बीज थे, जैविक खाद थे जो किसानों से रासायनिक उर्वरकों का क्रमशः परित्याग करने का आह्वान कर रहे थे। आधुनिक तकनीक से गेहूं की जीरो टिलेज की खेती दिखाई गई थी। मक्का की आधुनिक खेती और अंतर्वर्ती खेती भी किसानों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। आधुनिक तकनीक, ड्रोन सहित कृषि व्यवहार के अन्य आधुनिक यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिनके बारे में किसानों को जानकारी भी दी जा रही थी। बड़े किसानों के साथ साथ लघु और सीमांत किसानों के लिए भी कृषि यंत्रों की आवश्यकता और उपलब्धता से उन्हें वाकिफ कराया जा रहा था। माप तौल के पैमाने भी कृषि प्रदर्शनी में मौजूद थे। कृषि प्रदर्शनी में कृषि एवं कृषि उत्पादों के आकर्षक स्टॉल भी लगे थे, जो किसानों को खेत से बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहे थे। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने हर स्टॉल का मुआयना किया। आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी को देखकर वे काफ़ी संतुष्ट दिखे। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों के द्वारा बड़ी संख्या में कृषि यंत्रों के लिए आ रहे आवेदन यही बताते हैं कि बिहार के किसान जागरूक हैं, प्रगतिशील हैं, आधुनिक हो रहे हैं और किसानों की ऐसी शानदार पहल बिहार की खेती और किसानों की तरक्की की, समृद्धि की भूमिका लिख रही है। कृषि महोत्सव हो या कृषि प्रदर्शनी, किसानों की मौजूदगी अगर यहाँ हो रही है तो यह खेतों, खेती और खेतिहरों की तरक्की के लिए एक शुभ संकेत है।
सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम भी ऐसे आयोजनों के जरिए फलित हो जाती है। साथ ही किसानों का उनके अपने खेत खलिहानों के बाहर की दुनिया से साक्षात्कार हो जाता है। किसानों के जीवन का बदलाव भी यहीं से शुरू होता है। खेत की मिट्टी को गहरे जोतते कृषि यंत्र और फव्वारों से भींगती फसलें बिहार कृषि के सुंदर भविष्य की तस्दीक करती हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना तिलहनी फसलों में उर्वरक प्रबंधन के विषय में और साथ ही कृषि प्रदर्शनी पर हमारी खास टीवी रिपोर्ट। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।